यस, तो चैप्टर नंबर 10 सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस और अ होली ओन्ड सब्सिडरी बाय अ फॉरेन एंटिटी इनटू इंडिया, वो जो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है उसके आज आंसर देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक कैसे क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूछे हैं। ठीक है, फटाफट से अनस बात नहीं, अब पीछे से कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कौन सा अटेम्प्ट, बोलो कौन सा अटेम्प्ट, दिसंबर 25 सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट। और देखते हैं कि क्या इसमें इस चैप्टर से कुछ पूछा था, जो चैप्टर अभी अपना कंप्लीट हुआ है। तो एक बार देखो, बताओ क्या इन चार में से कुछ है। ये है एलएलपी का, ये है स्टार्टअप का, ये है एमएसएमई का, और ये सिंगापुर अभी चैप्टर नंबर 11 अपना चल रहा है, कंप्लीट होगा तो करेंगे। और इन्वायरमेंट लॉ ये चैप्टर नंबर 12 या फिर 13 इसको किसी का भी मान सकते। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया भाई अपना पहचान वाला क्वेश्चन। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर उसके बाद अपन इसको लिखना चालू करेंगे, पढ़ना भी उसके बाद ही चालू करेंगे। ये है दिसंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2A। ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा दिसंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2A, और ये मैंने लिखा चैप्टर नंबर 10। पहले तुम भी ये दो लाइन लिख लो कि कौन सा क्वेश्चन है, और फिर मैं उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ाना तुम लोगों को चालू करता हूं। ठीक है, चलो देखो, अब ध्यान नहीं, लिखने का काम बंद करो। अब क्या लिख रही हो तेजस्वी, बंद करो, कोई भी अब नहीं लिखेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो सी के एक्स एच आई एन सी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन हांगकांग। जैसा नाम है कंट्री का वैसे ही नाम है किसका, कंपनी का, कुछ भी कर दिया इन्होंने। सी के एक्स एच आई एन सी नाम की एक कंपनी है, कहां पर, हांगकांग में। इंगेज्ड प्राइमरली इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं ये लोग, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। इंटरनेशनल कंपनी प्रपोजेस टू स्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफिस इन गुवाहाटी आसाम। और इन्होंने क्या बोला है कि हम एक ब्रांच ऑफिस चालू करेंगे, कहां पर, गुवाहाटी आसाम के अंदर, विथ द इंटेंट ऑफ मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग द पोस्ट सेल टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, ताकि गुवाहाटी में क्या कर पाए, ये अपना प्रोडक्ट बेच पाए। बात नहीं, उठो वहां से, सिमरन के साथ में तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो भी है यार, दिव्या, दिव्या आओ आगे आओ, फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे आज से अपन। जहरा, यस, द एंटिटी, हाँ वापस से, जो हमने ब्रांच ऑफिस चालू किया है वो क्यों चालू किया है, ताकि हम इंडिया में अपने प्रोडक्ट की क्या कर पाए, मार्केटिंग कर पाए और पोस्ट सेल टेक्निकल सर्विसेज दे पाए। ठीक है, द एंटिटी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड प्रॉफिटेबिलिटी इन 4 आउट ऑफ 5 लास्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या बात है, एंटिटी ने पिछले 5 सालों में 4 साल तक क्या दिखाया है, प्रॉफिट, विद द फिफ्थ शोइंग अ नॉमिनल लॉस, और 5वें साल में बेचारों को क्या हो गया, छोटा मोटा लॉस हो गया। द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लोकल कंसल्टेंसी फर्म इन इंडिया। कोई लोकल फर्म को उन्होंने क्या किया, कंसल्ट किया, टू एक्ट एज अ ऑथोराइज्ड एजेंट फॉर फाइलिंग द रिक्विजिट एप्लीकेशन। उन्होंने किसी लोकल फर्म से बात करी और क्या बोला कि एक एप्लीकेशन हमको फाइल करनी है, किसको, एडी कैटेगरी 1 बैंक। इतना इनको पता है कि एडी कैटेगरी 1 बैंक को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन, ऊपर की सारी राम कथा को ध्यान में रखते हुए बताइए, वेदर CKXH इज एलिजिबल फॉर सेटिंग अप ब्रांच ऑफिस। क्या ये इंडिया में ब्रांच ऑफिस सेटअप कर सकती है या नहीं, अरे बोलो, कर सकती है, पर क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ कंफर्ट देना पड़ेगा पेरेंट कंपनी को। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट 5 साल नहीं है। अपन ने क्या पढ़ा है कि ब्रांच ऑफिस की एलिजिबिलिटी कब आती है, जब पिछले 5 सालों में आपका प्रॉफिट हो, जब आपकी 1 लाख US$ की नेटवर्थ हो, जब आपकी ब्रांच का नाम सेम वैसा ही हो जैसा पेरेंट कंपनी का हो, और आपकी पेरेंट कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो सारी कंडीशन मीट हो रही है, सिर्फ एक कौन सी नहीं हो रही है, 5 साल का प्रॉफिट, जबकि इनका प्रॉफिट कितना है, 4। तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया अगर मीट नहीं भी हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट इश्यू करके क्या कर सकते हैं,
ब्रांच ओपन कर सकते हैं। ये वापस से एक बार कुछ उस तरह का क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पहले नहीं पूछा है। आज से पहले ब्रांच ऑफिस की इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कभी भी इंस्टीट्यूट ने चेक नहीं किया, पर क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? अपने नोट्स में तो बात लिखी हुई है, हाँ या ना, बराबर। तो अगर कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो कोई फर्क अपने को उससे नहीं पड़ेगा, बराबर बात है। चलो लिखते हैं इसका आंसर यार। बात नहीं और साथ साथ में लिखते जाना, फिर मत पूछना कि सर ये क्या लिखा ये क्या लिखा। डाउट बोलो। मैन्युफैक्चरिंग तो वहां कर रही है, यहां आकर के तो क्या करेगी? मार्केटिंग और पोस्ट सेल टेक्निकल सर्विस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना तो सब बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, पर इतना डीप इंस्टीट्यूट जाता ही नहीं है कि वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन अपने एग्जाम में पूछ ले, यहां तक जाते ही नहीं है लोग, बस लिखते हैं बुक में। टू स्टैब्लिश to establish a branch office in India, a foreign entity must satisfy all the following eligibility criteria. It must be a body corporate. It must be a body corporate incorporated outside India. Branch office must have same name क्यों लड़ रहे हो? इधर क्या बातचीत चल रही है तुम्हारी? ब्रांच ऑफिस मस्ट हैव सेम नेम एज पर पेरेंट। तीसरा पेरेंट के, चलो पेरेंट तुमको कंफ्यूज ना करे, पेरेंट कंपनी लिख लेना। तीसरा यहां पर मैं एक काम करता हूं, ब्रांच ऑफिस के पास में ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं? बीओ। तो घड़ी घड़ी पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस, हाँ हाँ एग्जाम में भी कर सकते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो, सब एग्जाम वाला काम ही कर रहे हैं अपन। ब्रांच ऑफिस मस्ट हैव, क्या चाहिए? पेन चाहिए? लो खत्म हो गया, तो बाद में मांग लेती भाई, मैं लेके थोड़ी जाता। ब्रांच ऑफिस मस्ट हैव नेटवर्थ ऑफ, ब्रांच ऑफिस मस्ट हैव नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट $1 लाख, ठीक है। और चौथा पेरेंट कंपनी मस्ट हैव प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड फॉर प्रीसीडिंग 5 years। प्रीसीडिंग मतलब पुराने, प्रीवियस भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इन केस फाइनेंशियल क्राइटेरियाज आर नॉट मेट, इन केस
फाइनेंशियल क्राइटेरियाज आर नॉट मेट, letter of comfort shall be issued by parent company for establishing branch office in India. Hence, we can conclude that CKXH, hence we can conclude that CKXH INC can establish their branch office in, उन्होंने गुवाहाटी लिखा है तो अपन भी पूरा लिखो, can establish their branch office in Guwahati, Assam, even if they do not have, even if they do not have profit in last 5 years, provided they issue ये P स्मॉल कर देना कैपिटल की जगह और फुल स्टॉप की जगह ब्रैकेट, ये प्रोवाइडेड दे इशू लेटर ऑफ कंफर्ट। आई के बाद समझ में लिख लिया। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि ये आंसर राइटिंग का सेशन में टीपने के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां आंसर लिख रहा हूं और तुम लोग बिल्कुल एज इट इज उसको टीपते जा रहे हो देख देख के। मतलब यह है कि समझें कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको क्या लिखना है उसके अंदर, अगर हमें आता है तो कैसे लिखना है और नहीं आता है तो भी क्या लिखना है। जैसे ये क्वेश्चंस मैं तो बहुत बार कर चुका हूं, चलो ये वाला तो पहली बार ही कर रहा हूं दिसंबर वाला, पर इसके पहले के जब जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन सीधे एक बार देखूंगा और डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर दूंगा, पर मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ। क्यों? ताकि तुम भी क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन को कैसे रीड करके उसकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है और फिर कितना लिखना है। बहुत सारा लिखने से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता तो यहां पर ब्रांच ऑफिस का मतलब भी लिख सकता था, मैं चाहता तो यहां पर ब्रांच ऑफिस क्या कर सकती है वो भी लिख सकता था, क्योंकि याद तो मुझे वो भी है। पर पूछा है क्या उसने? नहीं ना, पूछी तो सिर्फ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, सिर्फ 3 मार्क्स का। तो इतना ही रिलेवेंट है अपने लिए। तो मैं वही बोल रहा हूं कि सेशन का इंटेंशन समझो कि सेशन में हमें सीखना है कि आंसर लिखते कैसे हैं। आंसर लिखना सेकेंडरी ऑप्शन है, देख देख के लिखना सेकेंडरी है। प्राइमरी तो क्या है, उस आर्ट को आप सीखेंगे आंसर लिखना कैसे अपने को, और ये अब आपको धीरे धीरे आना चाहिए, क्योंकि ये मैं शायद 5वां चैप्टर करवा रहा हूं तुमको, 5वां 6ठा या शायद और ज्यादा ही हो गए होंगे। सिर्फ 2-3 चैप्टर शुरू के 2-3 चैप्टर ही छूटे थे जिनका नहीं करवाया था, बाकी तो मैंने राइटिंग सेशन स्टार्ट कर ही दिए थे। तो अब आपको कुछ कुछ आंसर्स फ्रेम करने आने चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो जो सैटरडे को टेस्ट है उसमें अब मुझे कम से कम सब बच्चे के 40 मार्क्स का अटेम्प्ट तो चाहिए। 50 में अभी भी पूरा नहीं बोल रहा हूं, कोशिश करनी है कि जो पूरा 50 कर सकता है वो तो पूरा 50 करे, पर कम से कम हर बच्चे को 40 का तो अटेम्प्ट करना ही है, और अटेम्प्ट करने में सही लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे। बराबर। ढूंढते हैं दिसंबर 25 में ही क्या कोई और क्वेश्चन आया है, शायद एक और आया है। तो ये अपन ने लिख लिया चैप्टर नंबर 10, फिर ये चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 9 का अपन लिख चुके हैं, फिर ये चैप्टर नंबर 2, 3, 7 ये लेबर लॉ का है, गलती से इधर आ गया था। ये चैप्टर 6 का है, 13,
ये चैप्टर 8 का है, ये चैप्टर 1 का है, ये चैप्टर 13 का है, ये चैप्टर 8 है, ये चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 3 है, 3 या फिर इसको 1 भी बोल सकते हो या 7 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप चैप्टर नंबर 4 है और एसपीबी और कंपनी का डिफरेंस 9 है। लिख चुके हैं हम, बराबर बात है। तो दिसंबर 25 में कितने मार्क्स का आया? सिर्फ 3 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। और पीछे चलते हैं और अब देखते हैं जून 25 की एग्जाम कि क्या उसमें कोई क्वेश्चन आया है। आया तो होगा, एक तो पक्का आया होगा। ये देखो, ये नहीं है, परमिसिबल सोर्सेस नहीं है, ये नहीं है, स्टेबल, ये रहा। ये देखो, वो जिस बेकार क्वेश्चन की बात मैं कल कर रहा था वही वाला ये। What approval and compliance are required by Noble Work Foundation? Noble Work Foundation इंडिया की क्या है? एक सेक्शन 8 कंपनी टू स्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफिस इन जर्मनी। जबकि अपन तो क्या पढ़ के जा रहे कि जर्मनी के इंसान आएंगे और इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलेंगे। इन्होंने अपने से क्या पूछ लिया कि चलो बताओ, तुमको जर्मनी जाना है तो जर्मनी में जाकर के ब्रांच ऑफिस कैसे खोलोगे? तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस पर इंस्टीट्यूट ने पूछा। और बताऊं आपको, जून 25 जो पेपर अपन खुला हुआ है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का? ये 3 मार्क्स का ईच, टोटल कितना है? 15। 15 में से ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है और ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। मतलब आप जब एसबीआई के पेपर देने जाओगे और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा तो आपको क्या लगेगा कि 15 में से 9 मार्क्स का कहां से आया? आउट ऑफ कोर्स। और वह सही में आया है, पर 9 के बाद कुछ भी नहीं आया है। तो आपको क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना था कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं कर रहे, बाकी का कर लो। फिर से मैं बोल रहा हूं कि होगा वापस से 9 से 12 मार्क्स का ऐसा पेपर आ सकता है जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यहां से कहां से आ गया। कहां से नहीं आता है वो? ईसीआईपीएल, सीएमएसएल, वहां से लेकर के वो कभी कभी पेपर में से आ जाते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन या तो लास्ट में करना है या नहीं करना है, पर शुरू में तो पक्का नहीं करना। अभी अपन ने ये वाला पढ़ लिया है तो ये वाला अपन अब लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। नहीं, सीक्वेंस का कोई कर जरूरी नहीं, जिस सीक्वेंस में आप करना चाहें उस सीक्वेंस में कर सकते हैं। जैसे पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 1 2 3 4 पार्ट 1 के अंदर आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में आएगा। अगर आपने एक बार पार्ट 2 चालू किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, तो अब पहले पार्ट 2 कंप्लीट करना है, फिर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 भी पहले कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 भी पहले कर सकते हो। एक बार 5 चालू कर दिया तो 5 के अंदर के जो सब पार्ट्स हैं ए बी सी और डी, वो चारों पार्ट एक साथ करना है, सीक्वेंस में नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी भी पहले कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बाद में कर सकते हो, पर क्वेश्चन नंबर 6 तब तक नहीं आएगा जब तक इसके सारे पार्ट ना होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, वापस बताऊंगा, किसी और दिन वापस बताऊंगा, अभी बहुत समय है एग्जाम देने में अपने को। Oh yes, question number जून 25, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन पढ़ लो भाई एक बार, क्या बोल रहा है? व्हाट अप्रूवल्स एंड कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 8 कंपनी टू स्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफिस इन जर्मनी। कि जर्मनी में बिजनेस सेटअप करना है तो कर सकते हैं या नहीं, और करना है तो किससे पूछना है? पूछने के लिए तो एक ही है यहां पर, कौन? एडी कैटेगरी 1 बैंक और आरबीआई। बस घड़ी घड़ी उनसे अपने को पूछना पड़ता है। लिखो, फेमा। फॉलोइंग अप्रूवल following approval and compliances following approval and compliances are required by Indian entity
to establish branch office आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल बराबर। और ब्रैकेट में क्या लिख दो, जर्मनी। इन जर्मनी। तो पहला कंप्लायंस विथ फेमा, कंप्लायंस विथ फेमा रेगुलेशन and prior approval from Reserve Bank of India is required. Indian entity must ensure that its memorandum of association slash article of association permits for foreign expansion. If not, first make suitable modification इन मेमोरेंडम और आर्टिकल। मॉडिफिकेशन को ऑल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, वर्ड से कोई समस्या नहीं, अपने को कंटेंट सही होना चाहिए कि भाई पहले क्या चेक कर लो, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में अगर मना हो तो पहले इसको बदल लो, मेमोरेंडम को बदल दो, हाँ या ना। बोर्ड अप्रूवल, board approval shall be required by passing board resolution and member approval through स्पेशल रेजोल्यूशन। और मेंबर का अप्रूवल कैसे मिलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से। comply with the local laws of foreign country comply with the local laws of foreign country for branch registration। और ब्रांच को रजिस्टर करने के लिए लोकल लॉ का भी क्या कर लेना, कंप्लायंस कर लेना, हाँ या ना। बोलू बराबर बात है या नहीं है। क्या चलो
बोलो, हो गया ये आंसर? कोई समस्या इसके अंदर? बराबर। ढूंढते हैं जून 25 में कोई और क्वेश्चन है क्या? एक और है आउट ऑफ सिलेबस, वो जो कल करा था अपन ने। कौन सा वाला? कौन सा वाला? वो चेंजेस इन द फॉरेन कंपनी वाला प्रोसेस, वो इसी में। ये भी है यार, इसमें तो एक और क्वेश्चन, और कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, पढ़ के मजा आएगा तुमको। अभी मत पढ़ो यार, अभी मत पढ़ो, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2C। जून 25 क्वेश्चन नंबर 2C। पढ़ो यार इसको, क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। टेलीकॉम ग्लोबल लिमिटेड, यूके बेस्ड कंपनी। कहां की कंपनी है भाई? यूके की। इंटेंस टू सेटअप अ प्रोजेक्ट ऑफिस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया, एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपांशन इनटू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ओके, कंपनी कहां की है? यूके की। कहां की कंपनी है? यूके की, जिसका नाम क्या है? टेलीकॉम ग्लोबल। वो सोच रहे हैं कि क्यों ना एक प्रोजेक्ट ऑफिस चालू कर दिया जाए। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्यों? ताकि हम हमारे टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस को क्या कर पाए, थोड़ा सा बढ़ा पाए, विस्तार उसका कर पाए, एक्सपांशन कर पाए। द सीईओ ऑफ टेलीकॉम ग्लोबल लिमिटेड, नाम क्या है इसका? जेम्स एंडरसन, सीक्स योर एडवाइस ऑन वेदर दिस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। क्या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले से पूछने की जरूरत है क्या? दोनों, ऐसे मत बोलो यस, दोनों चीजें चेक करने का बोल रहा है वो। कंसीडरिंग बोथ, आपको दोनों चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी दोनों चीजें? सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन गवर्निंग द एफडीआई इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। सेक्टर भी देख लो क्योंकि सेक्टर कौन सा है? टेलीकॉम। और जगह भी देख लो क्योंकि जगह कौन सी है? अंडमान। दोनों जगह पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, याद है या नहीं है? अपन ने पढ़ा था रूट फॉर स्टैब्लिशिंग ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस। एक था अप्रूवल रूट और एक था ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या आता है? जहां 100% एफडीआई अलाउड हो। और अप्रूवल में क्या आता है? बहुत सारी चीजें। उसमें से एक क्या था? 4 सेक्टर। क्या था? 4 सेक्टर। कौन से 4 सेक्टर? डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी और ब्रॉडकास्टिंग। अगर इन 4 सेक्टर का बिजनेस इंडिया में डालना चाहते हो तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सेक्टर के हिसाब से तो प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत है, बराबर। अब देखते हैं क्या जगह की वजह से है, क्योंकि जगह कौन सी है? अंडमान। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आप बिजनेस सेटअप करते हो तो क्या गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है? हां, पर कहां से आए हो? यूके से आते हो तब नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, मकाऊ, वहां से आते हो तब पूछना पड़ता है। ये तो बेचारे कहां से आ रहे? बहुत दूर से आ रहे, यूके से। तो इनको क्योंकि अंडमान पे सेटअप करने, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए पूछना है क्योंकि काम कौन सा कर रहे हो? टेलीकम्युनिकेशन का। हाँ या ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था जून 25 की एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने, ये वाला। बढ़िया लगा कि नहीं तुमको? अच्छा, ये बताओ तुम तो यार, अच्छा है ना? बस इन्होंने गलती क्या करी, इनको ये लाइन नहीं देनी थी तो और टफ होता। ये नहीं लिखते ना वो, ये सोचने देते। ये दोनों चीज नहीं लिखते, वो सिर्फ ये क्या पूछते कि प्रायर अप्रूवल की जरूरत है या नहीं। तो यहां पर आप क्या लिख करके आते है, तो भी क्या लिख करके आते हैं? आंसर थोड़ी बदल जाएगा यार, ये तो उन्होंने अपने को हिंट दे दिए। नीचे वाली जो 3 लाइन है ना, ये तो हिंट की लाइन है यार, कि सोच लो टेलीकॉम सेक्टर है। अगर तुम भूल गए हो एग्जाम में जाकर के यार कौन सा सेक्टर था, तो उन्हें ही बोल दे कि देखो भाई टेलीकॉम सेक्टर पे एफडीआई के शायद कुछ रूल्स है। तो अब इतना तो याद आना चाहिए ना तुमको कि 4 सेक्टर पड़े थे, उसमें टेलीकॉम था। याद नहीं तो कोई बात नहीं, दिसंबर देना फिर। ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला, बाकी बच्चे तो करके आए हैं, ठीक है। बाकी अंडमान एंड निकोबार पे जाने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर बात है, हाँ या ना? अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा है? हाँ, लिखना क्या पड़ेगा वो भी अपन देखेंगे, लिखेंगे अपन कि इसके अंदर कितना लिखना है। अपन दोनों का अलग अलग कंक्लूजन देंगे कि भाई क्योंकि तुम वहां से आए हो तो तुम्हारे ऊपर लोकेशन की रेस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है, पर क्योंकि तुम टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हो तो सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन लगेगा, इसलिए पूछना है, बराबर बात, हाँ या ना? बोलो।
अपन मान रहे हैं कि इनको प्रोजेक्ट मिल चुका है, अपने को उसके जाना ही नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने नहीं पूछी ना, उधर नहीं जाना, अपन मान रहे हैं कि प्रोजेक्ट ऑफिस जो सेटअप करना चाह रहे हैं ना, इसका इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, बोलो बराबर बात, कोई कंफ्यूजन, बोल दो तुम तो कि है क्या कंफ्यूजन, नहीं तो लिखो। चलो भाई लिखो। एज पर द प्रोविजंस, या फिर रेगुलेशन भी लिख सकते हो इसको, कुछ भी लिख लो, रेगुलेशन लिख लो, प्रोविजन लिख लिया तो भी कोई समस्या नहीं है। एज पर द प्रोविजन या एज पर द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गाइडलाइंस एंड गाइडलाइन इशूड देयर अंडर का मतलब वहां पर, और जो वहां पर गाइडलाइन इशू की गई है, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, prior approval of Reserve Bank of India is required in following cases. Applicant is from Pakistan. एप्लीकेंट का मतलब कौन होता है, जो एप्लीकेशन फाइल करता है। एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, मकाऊ, हांगकांग एंड ओपनिंग ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एप्लीकेंट फॉल्स इन फोर सेक्टर, या फिर एप्लीकेंट का प्रिंसिपल बिजनेस किन चार सेक्टर में आता है, बोलो कौन से चार। डिफेंस लिख लिया मैंने, फिर मैंने लिख दिया टेलीकॉम, फिर मैंने लिख दिया ब्रॉडकास्टिंग,
और लास्ट कौन सा आ गया? प्राइवेट सिक्योरिटी। या फिर चौथा अप्रूवल कब लेना पड़ता है? जब एप्लीकेंट कौन हो? एनजीओ, एनपीओ और गवर्नमेंट एजेंसी या फिर डिपार्टमेंट। बेस्ड ऑन अबाव, टेलीकॉम ग्लोबल लिमिटेड। Based on above, Telecom Global Limited, UK based entity, UK based entity needs prior approval from Reserve Bank of India because of sector specific regulation as its business activity falls in four identified sectors. ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखते तो भी चलते, पर अपन लिख रहे हैं टेलीकॉम ग्लोबल लिमिटेड does not need approval based on geographical location, based on location, as it is from UK and not from identified कंट्रीज। आया कंक्लूजन समझ में अब कि जो उसने पूछा अपने को कितनी बातें करनी और क्या क्या लिखना है? बराबर है क्या? बोलो, कोई समस्या इसके अंदर? क्लियर है यहां तक की बात? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं, एज इट इज फ्रॉम यूके एंड नॉट फ्रॉम आइडेंटिफाइड कंट्री। ये तो हो गया। कौन सा चल रहा था अपना? जून 25। ये कर लिया अपन ने। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, चैप्टर नंबर 10। फिर ये नहीं, ये नहीं, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। थ्री डी। क्या? बंद कर दो, अब बंद कर दो। इसका क्या करवाना है तुमको? 16 कर दो, 16 कर दो इसको, 16 कर दो। ये लो बस। जून 2025, क्वेश्चन नंबर 3D। अरे लिखो, क्वेश्चन का रेफरेंस लिखो तो क्वेश्चन पढ़ाना चालू करूं। ट्वेंटी नाइन पे क्या कर रही थी बेचारी? 29 पे तो गर्मी कर रही थी।
अरे भाई, टीचर की क्या, टीचर को तो पढ़ाना है, पानी आए तो भी। ये पंखा लगवा लूंगा यहाँ में, फिर तुम लोग लड़ते रहना, मैं मेरे हिसाब से पंखा बंद चालू करूंगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो यार ये वाला, साथ में सभी लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन। मून लाइट आईएनसी, अ यूएसए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कहां की कंपनी है, यूएसए की, हैज अ ब्रांच ऑफिस इन सूरत, कहां पर ऑफिस है इन लोगों का, सूरत में। एंड द कंपनी इंटेंड टू क्लोज इट, ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं कि बस बहुत चला ली ब्रांच, अब इसे क्या करेंगे, बंद। एडवाइस ऑन द प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग द ब्रांच ऑफिस, लो इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या, साफ साफ उन्होंने आखिर में क्या लिख दिया, प्रोसेस फॉर द क्लोजर ऑफ अ ब्रांच ऑफिस। वो ब्रांच ऑफिस क्लोज करवाएं, प्रोजेक्ट ऑफिस करवाएं या लाइसेंस ऑफिस, प्रोसीजर कैसा है, सेम। प्रोसीजर में कोई अंतर है क्या, नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम, बराबर बात है। चलो लिखो। प्रोसीजर फॉर क्लोजर ऑफ branch office is as follows। पहला, सबमिट कॉपी ऑफ आरबीआई और एडी कैटेगरी वन बैंक अप्रूवल लेटर फॉर स्टैब्लिशिंग ब्रांच ऑफिस, जब ब्रांच ऑफिस स्टैब्लिश किया होगा तब अप्रूवल लेटर मिला था ना, लाओ वो लगाओ। दूसरा, सबमिट द सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर फॉलोइंग, किस चीज के लिए, पहला, मैनर फॉर अराइविंग एट, रेमिटेबल प्रॉफिट। दूसरा, कंफर्मिंग दैट all liabilities in India, including gratuity। ये ग्रेचुटी क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा नहीं है ना, ग्रेचुटी अपन पढ़ेंगे जब लेबर लॉ आएगा तब, पूरा चैप्टर ही है ग्रेचुटी का अपने को। कंफर्मिंग दैट ऑल द लाइबिलिटी इन इंडिया इंक्लूडिंग ग्रेचुटी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट हैज बीन प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड का मतलब क्या, कि प्रोविजन बना दिए। कंफर्मेशन दैट नो पेंडिंग लिटिगेशन या जिसे क्या भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, कंफर्मेशन दैट नो पेंडिंग लिटिगेशन और इन्वेस्टिगेशन exist against branch office in India। वैसे बताऊं मैं तुमको कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट का पार्ट नहीं है, तो इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, तुम लोग कैसे हटाओगे देख लो। हाँ, और मैं इसको कर देता हूं तीसरा,
कि ये तो तीसरा पॉइंट था यार, तुम्हारा भी हो गया, देखो तो यार कर दिया था तुमने तीसरा, इसको तुमको आता था मतलब। चौथा, रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्रार दैट office has office has completed, ये ऑफिस हैज कंप्लाइड ही आएगा यार, ऑफिस हैज कंप्लाइड, ऑफिस हैज कंप्लाइड विथ office has complied with all the applicable provisions of Companies Act 2013. Confirmation that office has filed its annual activity certificate या छठा, any other document as may be prescribed. Once all the documents are submitted and verified, AD category 1 bank may allow winding up एंड रेमिटेंस, और फिर एडी कैटेगरी 1 बैंक क्या अलाउ कर देगी, वाइंडिंग अप भी और रेमिटेंस भी तो होगा ना, जो बचा हुआ पैसा है वो ले जाना, कोई दिक्कत हमें नहीं। बोलो बराबर बात है या नहीं, कोई समस्या है क्या तुमको इसके अंदर, बोल दो तुम तो। वो रेमिटेंस के अंदर लिखा था अपन ने, यहां पर अपन ने सिर्फ रेमिटेबल अमाउंट जो लिखा है ना उसके अंदर ये सब कुछ कवर हो गया। मैनर ऑफ अराइविंग एट रेमिटेबल अमाउंट के अंदर वो सब कुछ कवर हो गया, वो जो अपन ने पढ़ा था ना वो रेमिटेंस के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, क्लूजर में नहीं था। ठीक है, बाकी लिख देना, वो याद आए तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हेलो, चलो भाई कर लिया क्या, एक और ढूंढते हैं यार, जून 25 में एक और क्वेश्चन है, दिसंबर में एक ही आया और जून में कितने, 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और एक और है अभी तो। अरे वो तो है ही सही ना, वो फॉरेन कंपनी वाले ढूंढ रहा हूं मैं, वो मिल नहीं रहे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4A का 3, ये क्वेश्चन वैसे हमने कल ही डिस्कस किया था क्लास में, कि वो जो फॉरेन कंपनी है
फॉरेन कंपनी को रजिस्टर करने की प्रोसेस में क्या नया चेंज इंस्टीट्यूट नहीं, वो आरओसी जो है वो लेकर के आइए, व्हाट आर द न्यू चेंजेस। तो बिल्कुल आसान आसान सी चार बातें इसके अंदर यार, चेंज तो एक ही था, बाकी सब तो फालतू बातें। पहला, following changes are introduced in registration process of फॉरेन कंपनी। सबसे पहला, सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग, द टर्म रजिस्ट्रार has been replaced with registrar central registration center for centralized operations। दूसरा, FC1 submission, form FC1 shall be submitted to registrar central registration center instead of local registrar। requirement for all the supporting documents continues to apply, like approval letter। चौथा, "30 days deadline for filing form FC1 remains same"। पहले भी 30 दिन में फाइल होता था और अब भी 30 दिन में होता है, कोई चेंज किया ही नहीं उसमें। और डाल किसको दिया उसके अंदर, चेंजेस के अंदर। अपने को क्या लगेगा एग्जाम में कि बहुत सारे चेंज आए होंगे, एक क्या है जबकि चेंज सिर्फ आरओसी बदली उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। लिख लिया, लिखो फटाफट लिखो, हो गया। 30-day deadline for filing form FC1 remains same, like approval letter। requirement for all the supporting document continues to apply, like। रे यार पढ़ नहीं पा रहे तुम, ये लो। अब कोई शक? लो, ब्रैकेट भी नहीं समझ में आ रहा तुमको? ये तो ब्रैकेट ही है ना, ये और ये तो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, चालू हो रहा है। तुमने कोई भी नहीं लिख पाया, ब्रैकेट नहीं समझ पाया इसको तुम लोग? क्या यार, इससे अच्छा कैसे लिखूंगा? उस क्लास में लिखा था मैंने एक बार, ईसीआईबी की क्लास में धीरे लिख रहा था तो बोलते कि एआई है। चलो बराबर बात यहां तक की। तो जून 25 में कितने नंबर के लिए आया ये? 12 कितने नंबर के लिए आया था? 12। 4 क्वेश्चन लिखे अपन ने, 2 आउट ऑफ सिलेबस थे और 2 तो कोर्स के ही थे, बराबर है ना? जून 25 हो गया। अब और पीछे चलते हैं, दिसंबर 24
ढूंढते हैं, एक आध दो तो आए ही होंगे। ये रहा। ये कौन सा अटेम्प्ट है? दिसंबर 24, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2E। दिसंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2E। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ग्लोबल टेक सॉल्यूशन, a prominent software development company headquartered in the United States, has successfully established its initial branch office in Bangalore। लो भाई, जब हो गया सब काम तो क्यों बता रहे अपने को? क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबल टेक नाम की एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और एक ब्रांच ऑफिस वो ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं, कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक है, बात नहीं पीछे। Following the success of this office, company identified the need to establish additional branch office in Hyderabad। बेंगलोर वाला ऑफिस तो बढ़िया चल रहा है, दोनों लगे एक कोर्स चालू कर दो, कहां पर? हैदराबाद में, ताकि और ज्यादा मार्केट प्रेजेंस अपन इंडिया में बढ़ा पाए, ज्यादा लोग मार्केट में अपने को जाने पहचाने और सर्विस डिलीवरी में मच्छी दे पाए। What are the critical steps and activity involved in establishing a branch office in India? अगर इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलनी है तो उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है? द स्टेप रिमेन सेम, एफएनसी फॉर्म फाइल करना है और तो क्या, फिर उसके बाद बताना है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑफिस हो गए तो किसी एक को क्या बता दो? नोडल ऑफिस। चार से ज्यादा हो तो आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो मेन बात अपने को क्या ध्यान रखनी है? एफएनसी के डॉक्यूमेंट्स। क्या ध्यान रखनी है? एफएनसी के डॉक्यूमेंट। चलो लिखते हैं। Request for additional branch office can be submitted in fresh FNC form, can be submitted in fresh FNC form along with following documents. Certificate of incorporation of parent company, board resolution, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे क्या कर रहे हो तुम यार? क्या नहीं पढ़ पा रहे? लो, क्या नहीं पढ़ पा रहे इसमें से? ये लो, अब पढ़ पा रहे हो? लेटेस्ट ऑडिटेड, अरे ऑडिट सब्जेक्ट नहीं है ना तुमको, इसलिए तुमको पता नहीं। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर पैराग्राफ चेंज। इफ नंबर ऑफ ऑफिस exceeds 4,
prior approval from Reserve Bank of India is required. Number of office exceeds 4. Designate one office. यार मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी बुरी तो नहीं यार. ये लो. If number of office exceed 4, prior approval from RBI is required. Designate one office as nodal office. To coordinate all the activities in India. For shift in existing office city for shifting existing office to another city, prior approval from AD category 1 bank. Is required. बोलो बोलो, हो गया क्या? तो लिखो फिर, आराम से लिखो यार, कोई जल्दी थोड़ी अपने को. हो गया क्या? ये लिख लिया क्या? लिखो लिखो, आराम से लिखो. क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है. ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ प्रोसेस लिखना है. आखिरी में एक लाइन लिखना चाहो तो लिख देना कि अकॉर्डिंगली, क्या नाम था इस कंपनी का, ग्लोबल टेक सॉल्यूशन शुड फाइल द फॉर्म एफएनसी. बस एज प्रिस्क्राइब्ड, बस, बाकी कुछ जरूरत नहीं. केस स्टडी है नहीं, है रिजोल्यूशन नहीं, रिपोर्ट थोड़ी. बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड का डिसीजन, उसको ही तो अपन बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं. बराबर है क्या? बोलो, यहां तक लिख लिया. ये क्या चल रहा है? दिसंबर 24. देखते हैं दिसंबर 24 में क्या कोई और क्वेश्चन है. ये तो हो गया अपना. लो भाई, एक ही क्वेश्चन आया था यार. दिसंबर में सिर्फ 3 मार्क्स का आता है क्या? नहीं, 2 दिसंबर के पेपर देखे अपन ने, दोनों में सिर्फ 3-3 मार्क्स का आया. जून में चलते. अब जून 24. क्या सर सर कौन बोल रहे? 15 मिनट, 18 मिनट, वो भी लीगली. उसके बाद 15 मिनट और बचते हैं. हाँ, वो तो किसी भी दिन जरूरत पड़ने पे लिए जा सकते हैं ना. खाना मैं खाऊंगा, तुम मत खाओ एक दिन. खाना कौन खाएगा? ये क्या बात हुई? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. क्या हुआ? अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? चलो, अरे क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 3E. इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है, पढ़ो इसको. A company registered in Japan had opened the project office for setup and commissioning coal-based power plant in India. एक कंपनी है कहां की?
जापान की, उसने एक प्रोजेक्ट ऑफिस चालू किया, क्यों? तो कि उनको कोल बेस्ड पावर प्लांट चलाना था, बात नहीं। ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ सोलार पावर प्रोजेक्ट्स एंड अदर पावर प्लांट बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, द प्रोजेक्ट ऑफिस इज नॉट नीडेड। पहले इन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट ऑफिस चालू करेंगे और कर भी दिया था, जो किस पे बेस्ड था? कोल पे। बाद में कुछ समय बाद नई टेक्नोलॉजी आई और अब पावर कैसे जनरेट किया जा रहा है? सोलार के थ्रू, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि वो जो इंडिया वाला प्रोजेक्ट ऑफिस है उसकी जरूरत नहीं। तो जो नोडल ऑफिसर है इंडिया में, उसे मैनेजमेंट ने बोला है क्या? टू क्लोज द प्रोजेक्ट ऑफिस, के प्रोजेक्ट ऑफिस को क्या कर दे? क्लोज। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस। रामायण गाते पहले पूरी आसाम से और फिर आखिरी की लाइन में क्या लिख दिया? सीधे सीधे प्रोसेस फॉर द क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस, बराबर। इसलिए हम इसको वापस नहीं कर रहे, सिर्फ मैं इसको कॉपी करता हूं, आप लोग सिर्फ रेफरेंस लिखना, मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूं, मुझे क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3E, जून 24 का क्वेश्चन नंबर 3E, शायद ये जून में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 3D ये वाला है ना, ठीक है। तो मैं यहां पर जगह बना करके उसे पेस्ट कर देता हूं। और जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 3E, दोनों का क्वेश्चन अलग है, सिर्फ आंसर एज इट इज सेम, कुछ भी अंतर इसके अंदर नहीं, बराबर। हाँ लिख लो लिख लो, जून 24 क्वेश्चन नंबर 3E लिख लिया गया, डन है, बराबर। अरे इसमें इतना क्या टाइम लगा रहे हो यार, ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ है क्या। लो भाई, जून में भी एक ही क्वेश्चन आया था यार, और वो भी कैसा आया? आसान, 3 मार्क्स का, जो पहले वो लोग पूछ चुके थे, कोई नया नहीं। लास्ट अटेम्प्ट कौन सा? दिसंबर 23। क्या दिसंबर 23 में भी कुछ पूछा है? कुछ तो पूछा ही होगा। देख रहे हो, ये तो देख रहे हो, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आ रहा है कम से कम, तो 3 मार्क्स तो है ही, सही पक्की बात है। 9 तक भी जा सकता है और 12 तक भी जा सकता है, ये भी देखा है अपन ने। 12 का आया था, जिसमें से 6 का आउट ऑफ कोर्स और 6 का इन कोर्स। उससे क्या मतलब, मैं तो पास हो गया, कितने का भी किया। ये रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2C दिसंबर 23 का, ये नया है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2C, एक बार क्वेश्चन पढ़ो यार, क्या बोल रहे हैं। एसएनटी कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन जर्मनी। कहां की कंपनी है? जर्मनी की। द कंपनी डिजायर टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, और इंडिया में क्या करना चाहते हैं? ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं। देखो डिजायर का मतलब है इच्छा, अभी सोच रहे हैं कि ब्रांच ऑफिस खोले। अरे पीछे बात मत करो यार, अभी तो मेरे पास समय है 15 मिनट का, इसमें कोई बातचीत नहीं करनी अभी। एडवाइज एसएनटी कॉर्पोरेशन
द एक्टिविटी परमिटेड फॉर अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। क्या पूछा सीधा सीधा, व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज फॉर अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया बाय अ पीआरओआई। पीआरओआई मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर वाला पर्सन जब इंडिया में ब्रांच डालेगा तो वो इंडिया में क्या क्या काम कर सकता है। टू बी रेड विथ रूल फलाना डिमकाना, इससे कोई अपने को मतलब नहीं। क्या लिखना है अपने को, परमिटेड एक्टिविटीज फॉर द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट चलो लिखो फिर। एक्टिविटीज परमिटेड फॉर अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, क्या एक्टिविटी करना अलाउड है। हाँ वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली 8 एक्टिविटीज अलाउड है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रेंडरिंग प्रोफेशनल और रेंडरिंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, कैरिंग आउट रिसर्च वर्क, रेंडरिंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, कैरिंग आउट रिसर्च वर्क रिलेटेड टू पेरेंट कंपनी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल और टेक्निकल कोलैबोरेशन। अरे जबकि फाइनेंशियल तो तुमको सब्जेक्ट भी है तो भी नहीं पढ़ पा रहे, क्या पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं तुमको, क्या दिख रहा था। लो फाइनेंशियल और टेक्निकल ये भी नहीं पढ़ पा रहे, ये नहीं है तो जो था वो कौन सा पढ़ रहे थे तुम। पांचवा, रेंडरिंग सर्विसेज इन रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट providing technical support to the product supplied by parent company। सातवां, representing parent company in India and acting as buying or selling agent। और आठवां, representing foreign airline
और शिपिंग कंपनी, और इंडिया में किसी फॉरेन एयरलाइन या शिपिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करना। बोलो कोई समस्या इसके अंदर? बराबर लिख लिया? लिख लो लिख लो। ये हो गया? नहीं होगा तो लिखना ही पड़ेगा ना, उसमें कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे जो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पूरा कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस भी अपन ने साथ साथ में कर लिए। ठीक है।